जय हिंद। आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज हम लोग जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन को आगे देखेंगे कि बायोलॉजी में जो है कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और कोशिका जो है क्या होते हैं, और कोशिकांग क्या है, कोशिका के कितने अंग हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो है पहले ही पढ़ चुके हैं। हम लोग जो चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में, वो कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है, ये सब चीज़ को हम लोग देख चुके थे। फिर भी आज हम माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ लिए हैं ताकि जो है ये और भी चीज़ आप लोगों को पिछले क्लास की चीज़ें याद हो सके। तो देखिए, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिएगा, जैसे कि हमारा पॉइंट है पहला, मतलब कोशिका के अंग। कोशिका के अंग में हम लोगों को पहले पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे, और फिलहाल इसको हम जो है दोबारा से बता देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसको हिंदी में अगर हम कहें तो हिंदी में इसको सूत्र कणिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्र कणिका कहा जाता है। अब देखिए, ये जो सूत्र कणिका है, इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज आप लोग को मैंने पहले ही बताया था कि इसका खोज अल्टमान नामक व्यक्ति ने किया था। इसका खोज किसने किया था? अल्टमान ने। हालांकि इसका नामकरण जो है डी वेंडा ने किया था। इसकी भी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में किए थे। फिर आता है कि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिकली सिर्फ इतना ही काम है कि वो जो है ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या चीज़ का निर्माण करता है? ऊर्जा का। तो ऊर्जा का निर्माण करता है। अब देखिएगा कि ये जो ऊर्जा का निर्माण करता है, तो किस क्रिया से करता होगा? तो कोशिक ये जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले भाग होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक चक्र चलता है जिसको हम लोग किस चक्र के नाम से जानते हैं? क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। वो क्रेब्स चक्र में जो होता है, ऑक्सी शोषण होता है, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण होता है। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे हमारे शरीर में जब हम शोषण करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर गया, और कोशिका के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है? जैसे ही उसके पास ऑक्सीजन गया तो वो शोषण करता है। कैसा शोषण करता है? ऑक्सी शोषण करता है। अब ऑक्सी शोषण क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में करता है। अगर हम कहें कि ऑक्सी शोषण और अनॉक्सी शोषण की बात करें, तो ऑक्सी शोषण जो है, जो ऐसा शोषण जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, उसको क्या कहेंगे? ऑक्सी शोषण कहेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास गया तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ तो यहाँ कैसा शोषण हुआ? ऑक्सी शोषण हुआ। तो अब यहाँ से एक चीज़ और आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा शोषण होता है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑक्सी शोषण होता है। अब ऑक्सी शोषण अगर होगा तो यहाँ ऊर्जा बनेगा। देखिएगा, यहाँ पे ऑक्सी शोषण जैसे ही होगा तो यहाँ बनेगा ऊर्जा। और ऊर्जा किस रूप में बनेगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में बनेगा। किसके रूप में बनेगा? एटीपी के रूप में। एटीपी बोले तो ये हो जाएगा इसका पूरा नाम, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। तो ऊर्जा जो बनेगा एटीपी के रूप में बनेगा। फिर आता है कि एक चीज़ है जो कि बार बार एग्जाम में आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? पिछले क्लास में डायग्राम के माध्यम से हम लोग देखे थे कि उसका आंतरिक दीवार जो है उसको क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ भी है कि इसकी आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, हम लोग यह भी देखे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा मेम्ब्रेन है? डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन मतलब दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो यहाँ देखिएगा, ये जो है ऊर्जा का निर्माण करता है, और ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। कोशिका का शक्ति गृह इसे कहा जाता है। तो इस यहाँ से सिर्फ इतना बात हम लोगों को ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोजकर्ता अल्टमान, इसका काम होता है ऊर्जा देना। इसकी आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। इसमें ऑक्सीशोषण होता है जो कि एटीपी के रूप में एनर्जी बनता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है? एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देने का काम करता है। मान लीजिए कि कोई आदमी क्या करता है कि बैठ कर के वो क्या कर रहा है? टैपिंग करता है। तो टैपिंग अगर करता है तो ऐसा नहीं है कि उसका जो है सारा का सारा अंग काम करता है टैपिंग करने में। टैपिंग करने में अगर बेसिकली बात करें तो उसका उंगली का काम होता है। उंगली का काम अधिकतर होता है। अब मान लीजिए बहुत देर तक टाइपिंग कर रहा है, और उसकी जो है उंगली की ऊर्जा समाप्त हो रही है। ऊर्जा समाप्त हो रही थी, क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसको चाहिए और एनर्जी। इसको अगर एनर्जी चाहिए तो ये क्या करेगा?
माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी भेजेगा और उसके एनर्जी से ये फिर से अपना काम को लगातार कंटिन्यू करते रहेगा। अब देखिए ऊर्जा का प्रवाह जो है ऐसा नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया डायरेक्ट इसको दे देगा। अब मान लीजिए उंगली थक रहा है तो वो ये क्या करेगा, बाकी की और जो कोशिकाएं हैं वो ऊर्जा लेकर के जाएगा कि आपको क्या है, ऊर्जा की कमी है, ले लीजिए और आप क्या करते रहिए, काम करते रहिए। तो लेकिन अब जो है वो जो दूसरी कोशिका, वो हमारे उंगली की कोशिका को क्या किया, ऊर्जा दिया। अब उसको कौन देगा, उसको माइटोकॉन्ड्रिया देगा कि तब तत्काल तुम क्या करो, तुम उसको क्या कर दो, एनर्जी दे दो। ठीक है। और हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं किस क्रिया से, श्वसन की क्रिया से, और हम एनर्जी का प्रवाह तुमको धीरे धीरे से क्या करते रहेंगे, देते रहेंगे। इस प्रकार से एनर्जी पूरे कोशिका मिल करके, जहाँ पे एनर्जी की कमी होती है वहाँ पे सारे कोशिका मिल करके उस अंग को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और जो ऊर्जा का पावर हाउस जिसको कहिएगा, जहाँ से सभी को ऊर्जा मिलता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे श्वसन होता है। कैसा श्वसन होता है, ऑक्सीश्वसन होता है। फिर भी एक बात ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ ले माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में, तो मैट्रिक्स वाले भाग में ऑक्सीश्वसन होता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से बस इतना ही याद रखिएगा कि ये जो काम क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है। किसको, अंगों को देने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कि हम लोगों का दूसरा कोशिकांग है जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम को हिंदी में भी अगर बोले तो राइबोसोम ही कहेंगे। इसका खोज पैलेडे ने किया था। किसने किया था, पैलेडे ने किया था। ये काम क्या करता है, ये काम प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या चीज़ करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का जो निर्माण करता है, तो प्रोटीन का फैक्ट्री, इसलिए इसका नाम रख दिया गया, क्या कहा गया कि ये प्रोटीन का फैक्ट्री है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो आप लोग आसानी से बताइएगा कि राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। अब एक चीज़ और है कि ये राइबोसोम जो होता है सबसे छोटा कोशिकांग होता है। सबसे पूरे कोशिका के अंग जो हैं उनमें सबसे छोटा कोशिकांग जो होगा, यही होगा। कौन होगा, राइबोसोम होगा। अब राइबोसोम का प्रकार देखिएगा कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं 70S, एक होते हैं 80S। क्या होता है, एक होता है 70S और एक होता है 80S। आगे ध्यान रखिएगा कि ये जो है 70S और 80S, ये एस क्या है, तो यहाँ पे याद रखिएगा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, 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 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ये सेडिमेंटेशन बेसिकली है क्या, तो ये याद रखिएगा, यह जो है यह अंतर कर पाने का एक आधार हम कह सकते हैं कि 70S और 80S में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। इस चीज़ का पता लगाने के लिए यह इस कोफिशिएंट का यूज किया जाता है। इस आधार पे हम लोग बताते हैं। अब ये क्या क्या होता है ये आधार, तो ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि एक ट्यूब है, दो ट्यूब है, और इसमें क्या किया गया, एगो में 70S का जो है राइबोसोम को दिया और एक में 80S का दिया। उस ट्यूब में कौन सबसे जल्दी गया, उसके आधार पर पता किया जाता है कि कौन सा जो है कोशिकांग बड़ा है और कौन सा कोशिकांग छोटा है। तो याद रखिएगा कि ये जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। देखिए सेल का टाइप्स की हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, अगला वीडियो हमारा सेल की टाइप्स पे ही होगा कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। इसमें हम अगर ओवरव्यू ऐसे समझ लें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है क्या, छोटी सी मतलब बात समझने के लिए इसका डिटेल्स वीडियो भी हम कल लाएंगे। तो इसके लिए आप समझिएगा कि प्रोकैरियोटिक होता है कि ये जो है जिसको हम लोग क्या कर सके, ऐसी कोशिका जिसको हम लोग नहीं देख पाएंगे, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का ज़रूरत होगा, तो उसको कहेंगे प्रोकैरियोटिक। जैसे हो गया कि मान लीजिए बैक्टीरिया, और हो गया हरित लवक शैवाल। तो ये जो है इनमें क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक कहा जाएगा इसको। ठीक है। और यूकैरियोटिक जैसे जंतु हो गया, हम लोग हो गए, तो इसमें क्या पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल पाया जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझना है कि प्रोकैरियोटिक छोटा होता है, जिसे हम सूक्ष्म होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं,
खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे। इसको देखने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। अब आगे आइए देखते हैं कि ये जो है राइबोसोम की चर्चा तो कर लिए कि राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम एक कोशिकांग है जो कि क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। सबसे छोटा होता है ये। इसकी टाइप्स की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, 70S और 80S। 70S कहाँ पे होते हैं, प्रोकैरियोटिक में, और 80S यूकैरियोटिक में। ये एस यहाँ पर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को बताता है। अगला पॉइंट हम लोगों का आता है केंद्रक। केंद्रक इम्पोर्टेंट है। केंद्रक को ध्यान से देखिएगा कि केंद्रक क्या होता है। केंद्रक केंद्रक को बोले तो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है ना, ये जंतु में और पादप में, पादप सेल में अगर बात करेंगे तो ये परिधि पर होता है, और जंतु में अगर बात करेंगे तो जंतु सेल में यह बीच केंद्र में होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो केंद्रक है इसका खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था, क्या नाम था, कहेंगे कि इसके खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन अगर बोले तो ध्यान से सुनिएगा कि रॉबर्ट ब्राउन जो है, कैसे याद रखेंगे रॉबर्ट ब्राउन को, तो एक बात याद रखिए, यहाँ से एक ट्रिक हम बता रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ना, अगर हम कहें यहाँ से ब्राउन मीन्स क्या होता है, भूरा, तो भूरा होता है। भूरा से यहाँ पे याद रखिए रॉबर्ट ब्राउन, तो ब्राउन से याद रहेगा रॉबर्ट ब्राउन। अब आप लोग रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कंफ्यूज नहीं होइएगा। रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया था, वो भी मृत कोशिका का खोज किया था। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें कोशिका के केंद्रक का खोज किसने किया था, न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो न्यूक्लियस का खोज करने वाले व्यक्ति थे रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन कहाँ से याद रखेंगे, ब्राउन मीन्स होता है भूरा, और केंद्रक से याद रखेंगे केंद्रक होता है भूरा। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था किस चीज़ का खोज, तो केंद्रक का खोज किया था। ठीक है, देखिए ये जो केंद्रक है ना, इसका काम क्या होता है कि केंद्रक से नाम में से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो है सभी पे निगाह बना के रखता होगा, है कि नहीं दोस्तों। तो देखिए ये जो इसका काम है यहाँ पे है कि कोशिकांग को नियंत्रण करना, कोशिकांग को कोशिकांग को क्या करना, नियंत्रण, क्या चीज़ करना, नियंत्रण करना। अब ध्यान रखिएगा कि सारे कोशिकांग जो है, जैसे हमारे लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, और इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, प्लास्टिड हो गया, मतलब ओवरऑल सारे अंग जो हैं उन सभी अंगों पे कंट्रोल करने का काम होता है किसका, केंद्रक का होता है। तो केंद्रक क्या करता है, सारे कोशिकांग पे नियंत्रण रखने का काम करता है कि सब जो है ठीक ठाक रूप से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस चीज़ का नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक करता है। आगे देखिएगा कि इसमें जो ये जो बना होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा कहें तो 80% प्रोटीन होता है। उसके बाद अगर हम कहें कि इसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। अब ब्रेन ऑफ सेल का मतलब समझ लीजिए, जैसे हम लोगों के पूरे बॉडी पे कंट्रोल कौन करता है, मस्तिष्क करता है ना, तो उसी प्रकार से पूरे सेल मतलब पूरे कोशिका को कौन कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल करता है केंद्रक करता है। कौन करता है, केंद्रक करता है। तो इसलिए इसे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारी हमारी जो है धड़कन है, हमारा उंगली है, हमारी आँख है, हमारी जो भी अंग है, उन सारे पे कंट्रोल कहीं न कहीं मस्तिष्क का है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर हम कहें कि हमारे जो भी अंग हैं, बॉडी के जितने भी अंग हैं, सारे अंगों पे कंट्रोल करने का काम करता है, कौन करता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क करता है। इसी प्रकार से पूरे सेल में जितने भी अंग हैं, उन सारे अंगों पे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा, उन सारे अंगों पे कंट्रोल करता है केंद्रक। केंद्रक का खोज किसने किया था, तो वो ध्यान रखिएगा, केंद्रक का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो 80% प्रोटीन का वो बना होता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा कि ये जो है केंद्रक में और क्या होता है, तो केंद्रक जो है डीएनए, डीएनए की बात करें, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो हमारे क्या करता है, कह सकते हैं कि हमारे आनुवांशिकता को बताता है, कि माता पिता का जो है गुण, उसको कह सकते हैं हम लोग आनुवांशिकता। तो डीएनए वो डीएनए ही है। डीएनए भी आगे वाले चैप्टर में है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। डीएनए और आरएनए के बारे में चर्चा करेंगे, गुणसूत्र के बारे में चर्चा करेंगे, सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। फिलहाल हम अभी यह कहेंगे डीएनए कहाँ पे होता है, तो आप लोग कहिएगा डीएनए जो है केंद्रक में भी
होता है। दूसरी बात और कहाँ होता है, तो पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है, डीएनए होता है, वो हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं। ठीक, अब आता है हमारा चौथा जो कोशिकांग है, उसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम को याद रखिएगा, इसका खोज करता है डी डुवे। कौन थे? डी डुवे। डी डुवे जो है, इन्होंने लाइसोसोम का खोज किया था। तो हम लोग खोजकर्ता से याद रखेंगे इसका क्या, कौन थे, तो ये जो है डी डुवे थे। आगे बढ़िएगा कि इसमें अब इसकी मेन खासियत क्या है लाइसोसोम का, वो याद रखिएगा कि लाइसोसोम का मेन खासियत है कि ये जो है, इसमें जल अपघटक एंजाइम होता है। जल अपघटक एंजाइम बोले तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये है हमारा कोशिका, ये सेल है, और ये जो सेल है ना, इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर राइबोसोम है, यहाँ पर ईआर है, यहाँ पे मान लेते हैं वैक्यूल्स है, यहाँ पे जो है सेंट्रोसोम है, यहाँ पे मान लीजिए कि एक गोल्जी बॉडी है। अब यहाँ पे लाइसोसोम है। तो ध्यान रखिएगा लाइसोसोम में क्या भरा है, एक प्रकार का एंजाइम भरा है। कौन सा एंजाइम भरा है, तो हम लोग कहेंगे इसमें जल अपघटक एंजाइम है। अब ये जल अपघटक एंजाइम इसको करता क्या है, ये इनसे, इसको ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि गोल्जी बॉडी काम करना छोड़ दिया, काम नहीं कर रहा है, ये उससे जाके पूछेगा का हो, काम नहीं कर रहे हैं क्या? अरे तो ये जैसे ही वो कहेगा नहीं यार, हमको जो है आज ना काम करने का मूड नहीं है। क्या नहीं है? मेरा मन नहीं करता है काम करने का। तो ये क्या कहेगा, अच्छा तो क्या तुम्हारा मन नहीं करता है, तो तुम्हारा अपना ही मन है कि तुमको यहाँ पे तो सारे जब सभी अंग काम कर रहे हैं तो तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब ये वो नहीं मानने वाला है, वो नहीं, हम तो काम कर भी नहीं करेंगे। तो अब बताइए इसके पास है कौन सा एंजाइम, तो ध्यान रखिएगा इसके पास है जल अपघटक एंजाइम। अब जल अपघटक एंजाइम ये अंदर से निकालेगा, एकदम से कहेगा लो क्या कर दिए, तुमको दिए। जैसे ही वो दिया, इसका काम तमाम है। सब लोग कहिएगा ये जो गोल्जी बॉडी है इसका काम बिल्कुल तमाम है। मतलब ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। मतलब ये इसको क्या कर देगा, जला देगा, मार करके उसको समाप्त कर देगा। ठीक, ऐसे कह सकते हैं कि ये भक्षण कर लेगा उसका। ठीक है, भक्षण कर लेगा। तो ये जो एंजाइम है इसके अंदर, ये इसका क्या करता है ये, और उसी के एंजाइम की मदद से ये और चीज़ों का, जैसे कोई कोशिकांग काम करना बंद कर दिया तो उसको ये क्या कर लेता है, उसका भक्षण कर लेता है। अब देखिएगा कि ये जो लाइसोसोम है इसके पास जो एंजाइम है वो होता कैसा है, तो एंजाइम वो अम्लीय होता है। कैसे कह सकते हैं अम्लीय, तो एक बात देखिए, लाइसोसोम जो एंजाइम है इसका पीएच मान 5 होता है। कितना होता है, तो 5 होता है। अब एक बात बताइए, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, यहाँ केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि पीएच मान से संबंधित। तो सोरेनसन नाम के व्यक्ति ने जो पीएच स्केल दिया था, तो उन्होंने क्या बताया था, किसी भी, अगर हम कहें कि पदार्थ का अगर पीएच मान 7 है तो वो क्या उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा 8 9 10 11 12 13 14 तक नंबर रहता है उसमें। तो जितना 7 से आगे उधर जाएगा, पीएच जैसे उधर बढ़ेगा, नंबर इंक्रीज करेगा 7 से आगे, तो उधर क्षारीयता बढ़ेगा। और 7 से जब नीचे जाएगा, जितना नीचे जाएगा उतना अम्लीय धीरे 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 क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा, ये 5 है तो 5 7 से कम ही ना है जी। तो 7 तो न्यूट्रल है, 7 से नीचे आइए तो अम्लीय होगा, 7 से ऊपर जाइए क्षारीय होगा। तो इसका मान क्या, ये क्या हो गया, इसका जो है प्रकृति अम्लीय होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यह जो होता है कैसा होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। आगे अगर हम कहें कि अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि लाइसोसोम इस स्थिति में आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ईआर, वैक्यूल्स, ऐसे कहें कि सारे अंग, कोशिका के सारे अंग काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब लीजिए, कोशिका का सारे अंग काम करना बंद कर दिया, लाइसोसोम पता करेगा कि यार इसको जो है इस सबको हुआ क्या है, सारे अंग क्या करना छोड़ दिया है, काम करना क्यों छोड़ दिया है। तो ये सबको जाके देखेगा, का हो काम ना करवा, तब अब जो है ये आगे बढ़े। अब कहेगा दूसरा को, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, काजी, तो देखा सब काम करना क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, मतलब कोई काम ही नहीं कर रहा है।
ये तो है एकदम कड़क माइंड के आदमी। अब इसको क्या हो गया, यार कोई काम ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हम क्या करें, सभी को मार देते हैं। अगर कोई एगो अंग काम करता है तो ये अपना एंजाइम निकाल करके उसको क्या कर दिया कि जला देता है, उसका भक्षण कर लेता है। लेकिन अब कंडीशन यह आ गया, कोनो अंगे नहीं काम करता है। कोशिका के अंदर में जितने अंग है सारे अंग काम करना बंद कर दिया। अब ये बेचारा, इसको उठेगा गुस्सा, ये क्या करेगा, एकदम से एक के बार पूरा का पूरा एंजाइम निकालेगा, सबको कहेगा लो। अब सारे अंगों पे जैसे ही अब वो पूरा का पूरा एंजाइम निकालने के लिए खुद ही ब्लास्ट कर जाता है। क्या कर जाता है, ब्लास्ट कर जाता है। और जैसे ही ब्लास्ट किया तो अपनों मर जाता है, और साथ में सारे अंग जो है कोशिकाओं के, वो सारे अंगों को मार देता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे आप लोग को कहीं पे ज़्यादा चोट और लगा होता है तो वहाँ पे काला धब्बा बन जाता है। वो काला धब्बा क्यों बनता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि वो जो है वहाँ का सारा कोशिकांग जो है मर जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे अंग, हमारे बॉडी के सारे कोशिकांग मर जाते हैं। हमारे शरीर में जिस जगह पे चोट लगता है वहाँ की कोशिका की हम बात कर रहे हैं, वहाँ के सारे कोशिका काम करना बंद, लाइसोसोम फटा, और लाइसोसोम फटा तो वहाँ का सारा काम समाप्त, और वहाँ पे एक धब्बा, काला धब्बा बन जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे चोट लगा है। फिर कुछ दिन के बाद नई कोशिका वहाँ पे बनती है, और नई कोशिका बनाने का काम जो होता है आगे है, जो कि हम सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे, वो करता है। तो इस टाइप से कह सकते हैं कि ये जो खुद भी मर जाता है, तो खुद मरना मतलब आत्महत्या करना, तो आत्महत्या की थैली इसको कहा जाता है। और ब्लास्ट जब करता है, इसी का अन्य नाम है एटम बम ऑफ सेल, मतलब कोशिका का एटम बम कहा जाता है। किसको, लाइसोसोम को। तो यहाँ से आप बेसिकली ये बात याद रखिएगा, छोटी छोटी बात है। फिर आते हैं हमारा जो पॉइंट है सेंट्रोसोम के बारे में। तो सेंट्रोसोम के बारे में देखिएगा, यह भी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है। कहिएगा कौन सा काम करता है, तो ये कोशिका विभाजन का काम करता है। अब देखिए, कोशिका विभाजन का काम करना ही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक कोशिका विभाजन नहीं होगा तो और अंग जो है हमारे शरीर के वो विकसित नहीं हो पाएंगे, उसमें कोशिका विभाजन होना ज़रूरी है। तो ये कोशिका विभाजन का काम करता कौन है, तो आप लोग कहिएगा कि ये जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेंट्रोसोम में जो है, सेंट्रोसोम पूरे बॉडी में के कोशिका वाले भाग में होते हैं, लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है, न्यूरॉन तंत्रिका, उसमें वो ये एब्सेंट होता है। उसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति को जब माइंड में ज़्यादा चोट लगता है तो उसका बचने की उम्मीद बहुत ज़्यादा कम होती है। क्यों, अब बताते हैं कि मान लीजिए ब्रेन में चोट लगा, वहाँ का कोशिका सड़ गया। अब जब वहाँ का कोशिका सड़ गया तो नया नया कोशिका बनेगा। तो एक बात बताइए, ब्रेन में जो है सेंट्रोसोम उपस्थिति नहीं है, वहाँ एब्सेंट है, कौन बनाएगा नया कोशिका, कोई नहीं ना बनाएगा। तो वहाँ कोशिका विभाजन हो भी नहीं करता है। और जहाँ कोशिका विभाजन हो भी नहीं करता, तो एक बात बताइए वहाँ पे नया कोशिका कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो इसलिए व्यक्ति को क्या करता है, जब किसी व्यक्ति को मस्तिष्क में चोट लगता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। रीज़न यही है कि वहाँ जो है सेल डिवीजन हो भी नहीं करता है। अब सेल डिवीजन से याद रखिएगा, इसका मतलब नहीं है कि सेल टूट के बिखर जाता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई सेल है, हम यहाँ पे पिक्चर बनाएं कि सेल डिवीजन के बारे में अगर हम यहाँ पे कहें कि सेल डिवीजन, तो देखिएगा सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, ये जो सेल डिवीजन है, मान लेते ये एगो कोशिका है, यहाँ से एगो कोशिका ये और एगो कोशिका ये, एगो नया कोशिका बन गया यहाँ पे, और एगो नया कोशिका बन गया यहाँ पे। तो इसको बोल दीजिएगा मदर सेल, मदर सेल, मदर सेल। और इसको बोलिएगा डॉटर सेल। कौन सा सेल, ये दोनों है डॉटर सेल, डॉटर सेल, दोनों डॉटर सेल है, ठीक है। ये भी डॉटर सेल है और ये भी डॉटर सेल है। तो क्या याद रखिएगा, जब कोशिकाएं, एक कोशिकाएं बट जाती है दो या दो से अधिक कोशिकाओं में, तो उसको कहते हैं सेल डिवीजन। सारे अंगों में सेल डिवीजन होगा, लेकिन एक अंग याद रखिएगा जहाँ सेल डिवीजन नहीं होगा। कौन सा अंग याद रखिएगा, मस्तिष्क, ठीक है ना। तो मस्तिष्क में सेल डिवीजन नहीं होता है। अब देखिए कि ये जो है, जंतु की बात करेंगे तो वहाँ तो कौन काम करेगा,
सेल डिवीज़न का काम करेगा ये सेंट्रोसोम। लेकिन अगर बात करिएगा प्लांट में, पेड़ पौधे में, उसमें सेल डिवीज़न कौन करता है? तो सेल प्लेट करता है। कौन? सेल प्लेट होता है उसके पास। हम लोगों के शरीर में अर्थात जंतुओं के शरीर में कोशिका विभाजन जो होता है सेंट्रोसोम करता है। बट इन प्लांट में जो है पेड़ पौधे में सेल डिवीजन का काम, कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा सेल प्लेट करता है। कौन करता है? सेल प्लेट करता है सेल डिवीजन का काम। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग इस 5 पॉइंट को बताएं जाने हैं कि इसके बारे में कि ये कौन कौन से कोशिकांग का कौन सा काम है और इसका संरचना वगैरह के बारे में। सेल चैप्टर जी, थोड़ा-सा लंबा चैप्टर है। इसमें जो है हम ये नहीं चाह रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बड़ी बन जाए और वो बोरिंग वीडियो लगे। सारे अंगों को पढ़ना है, लेकिन उन सारे अंगों को हम लोग छोटे-छोटे पार्ट्स में पढ़ लेंगे। एक बार बर्डन ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है? तो देखिए आगे जो है कौन-कौन से कोशिका हमको कल के क्लास में पढ़ना है। तो याद रखिएगा हम लोगों को आगे जो है पढ़ने के लिए है, बच गया हमारे पास कौन चीज़? ईआर बच गया। ईआर बच गया हमारे पास, गोल्जी बॉडी बच गया, वैक्यूल्स बच गया, प्लास्टिड बच गया, उसके बाद जीव द्रव बच गया। जीव द्रव, ये चीज़, इन चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोग जानेंगे कि ये जो है सेल डिवीज़न होते कितने प्रकार के हैं, उस चीज़ को गुणसूत्र क्या होते हैं, उसके बाद डीएनए, आरएनए के बारे में जानेंगे। इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? अगर देखिए तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग बढ़िया सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों? तो आगे जो है मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।